जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो पेपर स्टार्ट किया हुआ था वो असिस्टेंट पैसी वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था। और ये अगर आप इम्तियाज शाही की बुक में से देखें तो ये पेपर नंबर 207 है। ठीक है। और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, पाकिस्तान अफेयर्स का जो पार्ट। और ये आपको पता है कि ये हमारी कुछ डेज जो क्लासेस हैं ये पास पेपर्स डिस्कशन की ये फ्री हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस क्लास का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस क्लास से जो है वो जितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं उतना वो इससे बेनिफिट हासिल करें। ओके। आज हमने जहाँ से कल खत्म किया था वहां से ही आज स्टार्ट करना है। अभी हमारा पेपर नंबर 207 कंप्लीट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इसको हम आज कंप्लीट भी कर लेंगे और नेक्स्ट भी हम जो है वो कुछ डिस्कस कर लेंगे। कल नेशनलाइजेशन पॉलिसी तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाशु ग्रुप एंड पीसी होटल्स ओन्ड बाय। ठीक है। ये अभी नया ही क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास आया है। तो इट वाज फाउंडेड बाय। ठीक है। तो ये हाशु ग्रुप और पीसी होटल्स, ये कौन ऑन कर रहा है? ये ऑन कर रहा है, इसका नाम है सदरुद्दीन हाशमानी। ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ठीक है। वहां पे वो नेक्स्ट स्लाइड करूंगी ना तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। सदरुद्दीन हाशमानी। ठीक है। ये इसको ऑन कर रहा है हाशु ग्रुप को। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है। हाशु ग्रुप क्या है? इज वन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है। वन ऑफ लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स। ठीक है। ये बिजनेस ग्रुप है ये। उसके बाद आपके पास ये जो पीसी है ना, पीसी किसका एब्रीवेशन है? ये जितने भी होटल्स हैं पर कॉन्टिनेंटल। पीसी किसका एब्रीवेशन है आपके पास? पर कॉन्टिनेंटल। ठीक है। ये इसका एब्रीवेशन है आपके पास। मतलब इसके अलावा उसके ऑयल, ये जो हाशु ग्रुप्स हैं इनका जो मेन इंटरेस्ट है वो है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। ये इनके लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा ये जो पर कॉन्टिनेंटल होटल्स हैं ये ज्यादातर लाहौर में है, कराची में है, पिशावर में है, मारन जब्बा के अंदर है। तो इसका आपने ओनर का नाम याद रखना है। ओनर का नाम क्या है? सदरुद्दीन हाशवानी। ठीक है। ये ओनर है। बस इससे ज्यादा वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी आपने जो है वो इसका एब्रीवेशन याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये देखें, ये सदरुद्दीन हाशवानी, ये यहाँ पे हमारे पास था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ एंड नेवर पॉम्फलेट इंट्रोड्यूस्ड इन 1933 बाय। ठीक है। एक नाउ और नेवर मतलब पॉम्फलेट था, ये कब मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये जो नाउ और नेवर है पॉम्फलेट, ये कब पब्लिश हुआ? सबसे पहले तो देखें ये चौधरी रहमत अली ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। ये इसका आंसर आ गया एमसीक्यूज में से। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि नाउ और नेवर पम्फलेट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो नाउ और नेवर पम्फलेट 1933 में। ठीक है। 28 जनवरी 1933 में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? चौधरी रहमत अली ने। मतलब ये पब्लिश करवाया था 28 जनवरी 1933 में। और तब ये क्या था? ये जो चौधरी रहमत अली थे तब ये स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के। ठीक है। क्या थे ये? स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। देखें, एक ये एमसीक्यूज हो गया, ये एमसीक्यूज हो गया इससे रिलेटेड, जो आपको वो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा ये पंफलेट फेमस क्यों था? ये जो नाउ और नेवर पंफलेट फेमस इस वजह से था क्योंकि इसने पहली दफा, मतलब इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द नेम पाकिस्तान। ठीक है, इसने क्या करवाया था, इसने पाकिस्तान, मतलब इसमें पाकिस्तान का नेम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, साउथ एशिया के मुस्लिम्स के लिए इसको कहा गया फॉर सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रहमत अली, अब पाकिस्तान, अच्छा अब यहाँ से तो ये है कि नाउ नेवर पम्फलेट इसलिए फेमस था क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान का नेम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमने पढ़ लिया कि 1933 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तब जो चौधरी रहमत अली थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से कुछ और इंफॉर्मेशन वो पेपर में आपसे आ सकती है कि पाकिस्तान का मीनिंग क्या है। ठीक है, पाकिस्तान का अगर आपसे पूछ ले तो अकॉर्डिंग टू रहमत अली जो नेम ड्राइव्ड किया गया था वो पी से, ठीक है, पी से पंजाब, और इसके ए से इसमें आ जाते थे अफगानिस। ठीक है, के से कश्मीर, एस से, सॉरी एस से क्या बनता था, सिंध, और जो ये लास्ट में तान था, तान, इससे बलोचिस्तान। ठीक है, मतलब इस तरह इसने ये नेम ड्राइव किया था पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान का अगर हम पर्शियन और उर्दू में मीनिंग देखें तो इसका जो पर्शियन और उर्दू में मीनिंग है उसको कहते हैं लैंड ऑफ प्योर। ठीक है, लैंड ऑफ द प्योर, ये इसका पर्शियन और उर्दू में मीनिंग है पाकिस्तान का। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी मतलब यही है कि नाउ और नेवर पम्फलेट किसने लिखा, चौधरी रहमत अली ने। इसके अलावा किस ईयर में ये पब्लिश हुआ, 1933 के अंदर। और पम्फलेट जो है वो कहाँ पे पब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। और टाइटल इसका क्या था पम्फलेट का, नाउ और नेवर। और जो पाकिस्तान ने तजवीज किया चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने रिसाला नाउ और नेवर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मींस इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने सारी इसके अंदर कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि खिलाफत मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था। तो खिलाफत मूवमेंट का था डिसबैंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मतलब जो खिलाफत उस्मानिया थी उसके मतलब टुकड़े ना किए जाएं, उसको तकसीम ना किया जाए, ये खिलाफत मूवमेंट का मेन पर्पस था। अब ये तो एमसीक्यूज में से आपने आंसर, ये एमसीक्यूज आया हुआ। अब अगर हम खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड और हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी। तो खिलाफत मूवमेंट जो वर्ल्ड वार वन हुई थी ना, वर्ल्ड वार वन, क्या वर्ल्ड वार वन, ठीक है, वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुई थी, ये 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में वर्ल्ड वार वन जो है वो खत्म हुई। तो इसमें जो वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ था, इसमें ना एक साइड पे जो तुर्की था ना, तुर्की, उसने साथ दिया किसका, जर्मनी का साथ दिया। ठीक है, तुर्की ने किसका साथ दिया, जर्मनी का साथ दिया। ठीक है, और अलाइड पावर्स, और एक साइड पे क्या था, अलाइड पावर्स थी। और इन अलाइड पावर्स को जो लीड कर रहा था वो कौन था, बरतानिया लीड कर रहा था। ठीक है, तो ये जो जंग थी वर्ल्ड वार वन थी ये बरतानिया जीत गया था। तो उसने क्या किया, मतलब जो खिलाफत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर था, इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो तब ये मूवमेंट स्टार्ट की थी कि ये खिलाफत उस्मानिया को जो है वो इस तरह से तकसीम ना किया जाए। ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर ये स्टार्ट हुई। और ये कब खत्म हुई थी, ये 1924 के अंदर खत्म हुई थी। अच्छा, कहीं पे अब आपको डेट आएगी 1923 की 1923 में खत्म हुई थी, कहीं पे आएगा कि ये 1924 में खत्म हुई थी। तो आपने दोनों अपने एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटी देख लेनी है कि आपके पास वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है।
अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अब हमारा ये भी कवर हो गया कि खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों की तहरीक तहरीक थी। ठीक है, किसकी तहरीक थी ये? मुस्लिम्स की तहरीक थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्टार्ट हुई 1919 के अंदर, और 1924 के अंदर जो है ये खत्म हो गई थी। टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। ठीक है, अब ये हमने देख लिया इसका जो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो खिलाफत उस्मानिया है उसकी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत की जाए। ठीक है, उनको किया जाए। तो इसके जो मेन लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, इनके बारे में भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके जो मेन लीडर्स थे ना खिलाफत मूवमेंट के, उनमें कौन कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर था उनके अंदर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना शौकत अली, ये इनके मेन लीडर्स थे। और इनके साथ साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। ठीक है, लेकिन वैसे मेन अगर देखा जाए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। और हाकिम अजमल खान भी आता है इनके नाम। ठीक है, तो ये इसके मेन लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के। अच्छा, अब ये खत्म क्यों हुई? 1924 के अंदर ये एंड हो गई। अब 1924 में ये एंड कैसे हुई? क्योंकि 1924 के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ठीक है, क्या नाम है उसका? मुस्तफा कमाल अतातुर्क। इसने क्या किया था? इसने ओटोमन अंपायर को अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, मतलब ओटोमन अंपायर को इसने क्या किया? खत्म कर दिया। एंड ओटोमन अंपायर। तो उसकी वजह से जब ऑटोमन अम्पायर ही खत्म हो गया, तो फिर इस मूवमेंट का जो है वो कोई भी पर्पस नहीं रहा था। तो इसलिए ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड सारे आपके खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई 1919 में। और इसका यह था कि ओटोमन अम्पायर को प्रोटेक्ट, ओटोमन खलीफेट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अंदर फेमस ब्रदर्स कौन से थे? फेमस ब्रदर्स थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। ठीक है, और किस लीडर ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को? ठीक है, किस लीडर ने सपोर्ट किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किस लीडर ने इसको सपोर्ट किया था ये भी लिख लें आप। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी ने जो है वो इसको सपोर्ट किया था। और ऑटोमन अंपायर कब खत्म हुआ? 1924 के अंदर, ये भी आपने याद लेना है। ठीक है, ये कब एंड हुआ था? 1924 के अंदर। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड बन सकती थी वो सारी हमारी इसके अंदर कवर है। साथ साथ ना लिखा करें, ठीक है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपसे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये डिस्कशन क्लासेस भी हमने इसलिए रखी है ना, ताकि जितने भी पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए उसको हम डिटेल के साथ जो है वो स्टडी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंट्री इज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2025 से 26। कि कौन सा कंट्री जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुआ है 2025 और 26 के लिए? तो वो कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पाकिस्तान से रिलेटेड भी है कि पाकिस्तान जो है वो कितनी दफा इलेक्ट हुआ है? ये 8th टाइम। ये भी आपने याद रखना है कि 8वीं दफा ये इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026। ठीक है, 2 साल के लिए ये 8वीं दफा जो है पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब ये तो आपको हो गया क्लियर। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड भी आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन, उसके आपको पता है कि 6 ऑर्गन्स है।
क्या यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कितने ऑर्गन्स हैं, इसके 6 ऑर्गन्स हैं। तो ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये इसका एक ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स हैं ना, इसके कितने टोटल मेंबर्स हैं, इसके टोटल मेंबर्स हैं 15। ठीक है, जिसमें से आपके पास 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं। इस सारे पेपर में पूछा गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5। ये भी पूछा गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो 10 है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर पेपर में ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब परमानेंट मेंबर्स का अगर आप देखें तो इसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें पहले नंबर पे है चाइना। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास है चाइना, फ्रांस, ठीक है, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो है, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इन्हें कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। अब ये जो यूएन जनरल असेंबली है, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, ये यूएन जनरल असेंबली इसको जो है वो इलेक्ट करती है। और इनका टोटल जो टेन्योर है, ठीक है, इनका टोटल जो टेन्योर है वो कितना होता है, 2 इयर्स का होता है। ठीक है, 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी वो आपसे पूछ सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कब बनी, मतलब कब क्रिएट की गई। तो जब यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुई थी, साथ ये भी क्रिएट हो गई थी। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो क्रिएट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। इसको मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसका मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ठीक है, सॉरी, ऑर्गन है। इसके कितने मेंबर्स हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, और बाकी ये कब क्रिएट हुई, 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके पास, न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बाकी तमाम पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन पाकिस्तान विच बॉडी इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे प्रोविंसेस हैं, इनके दरमियान कौन सी बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम करती है, तो वो क्या है, आईपीसीसी है। ठीक है, आईपीसीसी किसे कहते हैं, आईपीसीसी कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। जस्ट 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मसला है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप एक दफा स्किप करते हैं, इसको मैं लिखती हूँ।
ठीक है, इसको हम कर लेते हैं डिस्कस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है। पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट बिल्ड फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने पहला जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो किस ईयर में बनाया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया 2021 के अंदर। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको सारा डिटेल सकता। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, 2021 में ठीक है ये बना। इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लू एरिया कहा जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर ये इन्होंने बिल्ड किया था फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लू एरिया। बस इसके बारे में आपने इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा आपने इसको नहीं पढ़ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिवीजन्स इन पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस के अंदर कितनी डिवीजन्स हैं? तो पंजाब प्रोविंस के अंदर आपके पास 10 डिवीजन्स हैं। कोई बता सकता है कौन कौन सी हैं? इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास 10 डिवीजन्स ऐसे हैं कि लाहौर डिवीजन है, रावलपिंडी है, रावलपिंडी डिवीजन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गुजरांवाला डिवीजन है। ये भी लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास फैसलाबाद डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, सरगोदा डिवीजन है, बहावलपुर डिवीजन है। उसके बाद डेरा गाजी खान डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन है, और एक है हमारे पास जो न्यूली क्रिएटेड हुई थी, वो हुई थी गुजरात। ठीक है, गुजरात डिवीजन है। तो इस तरह से 10 डिवीजन्स हैं आपके पास पंजाब की। अब आपसे ना अक्सर वो पूछ लेते हैं कि कौन सी डिवीजन का कैपिटल कौन सा है, तो आपको इनके ना कैपिटल लाजमी पता होना चाहिए। जैसे लाहौर डिवीजन का अगर आप देख लें तो इसमें इसका जो कैपिटल है वो लाहौर ही है। ठीक है, लाहौर डिवीजन का कैपिटल क्या है? लाहौर ही है। इंपॉर्टेंट इसके क्योंकि पहले डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, पहले आपके पास डिवीजन्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिवीजन्स के अंदर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होती हैं? तहसीलें होती हैं। ठीक है, तहसील्स। जैसे कि इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी तहसील्स हैं, इस तरह से। तो ये डिवीजन है, तो डिवीजन के अंदर लाहौर डिवीजन के अंदर कसूर आ जाता है, शेखुपुर आ जाता है, ननकाना साहिब आ जाते हैं। तो इसका लाहौर डिवीजन का कैपिटल क्या है? लाहौर है। इस तरह रावलपिंडी का भी डिवीजन का जो कैपिटल है वो भी रावलपिंडी है। हम बस पंजाब का ही करेंगे क्योंकि हमारा पंजाब में रहते हैं, पंजाब से रिलेटेड है, तो पंजाब का ही करेंगे। बस बाकी आप याद रख लें कि पंजाब की कितनी डिवीजन्स हैं? 10। और न्यूली क्रिएटेड जो हुई है रिसेंट ईयर्स के अंदर, वो कौन सी है? वो गुजरात डिवीजन है। अच्छा, अब मैं जरा आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ दो तीन, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना पता है। मुझे कोई बताएगा कि सिंध की डिवीजन्स कितनी है? पंजाब की तो हो गई कि 10 डिवीजन्स है। पता होना चाहिए ना आपको पेपर में किसी से रिलेट। पंजाब की तो 10 डिवीजन्स होगी। कौन बताएगा सिंध की डिवीजन्स कितनी है? सिंध की 6 डिवीजन्स है। बलोचिस्तान की कितनी डिवीजन्स है?
बलूचिस्तान की डिवीजन्स बताएं। सिंध की 6 डिवीजन्स हैं, केपीके की 7। भी एक दफा कर कम कर ले। आप 4 कह रहे हैं। अच्छा, इसकी हाँ जी, सिंध की भी अब 7 हो चुके हैं, ठीक है, सिंध की भी 7 डिवीजन्स है। बलूचिस्तान की कितनी है? मैम 10 डिवीजन है बलूचिस्तान की। गुड। और उसका बताएं मुझे अब केपीके की। केपीके की डिवीजन्स बताएं। ठीक है, मैम केपीके की आई 7। थिंक सो 7 डिवीजन है। 7 डिवीजन्स, ठीक है, पंजाब की 10, सिंध की 7, बलूचिस्तान की 10 और केपीके की 7। या आपने ये सारा याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, MS सक्कर हैदराबाद मोटरवे इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? ये सी पैक का जो है वो पार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम मोटरवेज को पढ़ें, तो आप लोग को मोटरवेज का भी सारा डाटा जो है ना वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे किसी भी मोटरवे का वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मोटरवे का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारे पास है M1, ठीक है, M1 है, M2 मोटरवे है, M3 मोटरवे है, M4 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक है, M5 है। उसके बाद आपके पास M6 है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। M7 है, ये भी अभी प्रपोज्ड है। M8 है, M9 है, ठीक है। तो M1, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी जो है वो अच्छी तरीके से करना है। तो M1 मोटरवे जो है ये किसके बिटवीन है? इस्लामाबाद टू पिशावर, ठीक है, इस्लामाबाद टू पिशावर, ये आप लोग राइट कर रहे हैं। और M2 है लाहौर टू इस्लामाबाद। क्या, लाहौर टू इस्लामाबाद जो है ये M2 है, M2 मोटरवे है, ये आपने याद रखना है। और ये फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान है। M2 मोटरवे क्या है? ये फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। और ये कब स्टार्ट हुई थी? इन 1997 में, ठीक है। तब किसका टेन्योर था 1997 में? कौन बताएगा उस वक्त हमारा PM कौन थे 1997 में? ये भी एक पास पेपर में आया हुआ है। कौन बताएगा 1997 में PM कौन थे? जी, नवाज शरीफ, ठीक है, तो ये नवाज शरीफ के दौर की है। M2 मोटरवे, ठीक है, फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान ओपन इन 1997। M3 मोटरवे जो है ये लाहौर टू अब्दुल हकीम है। क्या, लाहौर टू अब्दुल हकीम। M4 मोटरवे जो है इसका जो रूट है वो पिंडी भटिया टू मुल्तान। क्या, पिंडी भटिया टू मुल्तान तक इसका रूट है। और M5 मोटरवे, ये बड़ा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी दफा ये रिपीट हो चुका है कि M5 मोटरवे जो है किसे कहते हैं, इसका जो रूट है वो मुल्तान टू सक्कर है। क्या, मुल्तान टू सक्कर, ये पार्ट है सी पैक रूट का, ठीक है, ये M5 है। तो ये जो पार्ट है ना M5,
ये सी पैक का पार्ट है, ठीक है, M5। इसके अलावा M6 जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको भी, ये वैसे सक्कर टू हैदराबाद होगी, ठीक है, सक्कर टू हैदराबाद। M7 भी अभी प्रपोज्ड है, ये दादू से लेकर कराची तक, ठीक है, अभी ये प्रपोज्ड है। M8 का जो, ये भी अभी पार्शली मतलब कंप्लीट, पार्शली है, अभी कंप्लीट नहीं हो गया। M9 याद कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। M9 जो है ये कराची टू हैदराबाद है। ये जो स्क्रीन पे आप लोग इस तरह से कर रहे हैं ना, मैंने रिमूव कर देना है, कराची टू हैदराबाद, ठीक है। और इसको हम आल्सो कॉल्ड सुपर हाईवे, ठीक है, M9 को क्या कहा जाता है, सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ठीक है, ये M4, ये M5 और ये M8, ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये तीनों जो है ना, M4, ठीक है, M5 और M8, ये सी पैक का पार्ट है, ठीक है, सी पैक रूट का पार्ट है, सी पैक। बस ये आपने याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड इन विच रिवर। ब्लाइंड डॉल्फिन किस रिवर में पाई जाती है, ये इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान। इसको ज्यादातर क्या बोला जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन को बोला जाता है इंडस रिवर डॉल्फिन, क्या, इंडस रिवर डॉल्फिन कहा जाता है इसको, ब्लाइंड डॉल्फिन को। ये रेयरेस्ट फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये इंडस रिवर ऑफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिना एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स, ठीक है, जो जिना एक्सप्रेस ट्रेन है वो किससे किसे कनेक्ट करती है, वो कराची को रावलपिंडी से कनेक्ट करती है। बस इसके बारे में आपने इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसके अलावा मुल्तान सक्कर मोटरवे इज कॉल्ड M5, ये अभी हमने जो है वो पीछे मोटरवेज में पढ़ा है कि मुल्तान और सक्कर के दरमियान जो मोटरवे है उसको क्या कहा जाता है, M5 कहा जाता है। और इससे रिलेटेड भी जो है वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे बता दिए। ये हमारा जो पेपर नंबर 207 था ना, ये हो गया है कंप्लीट, मतलब इसका पाकिस्तान अफेयर जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपकी ना ये मीटिंग कंप्लीट होने वाली है, मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो मैं जब ये क्लास एंड करूंगी ना, तो आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। तो हम जो है वो जो हमारा भी पेपर नंबर 206 है से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। या यहाँ तक आप लोग कर लें, बस आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही करेंगे।
और कल आपका ना इसका या टेस्ट कर लेते हैं, या आगे पढ़ना है। पेपर नंबर 206 भी आपको करवा दूं, क्या कहते हैं आप लोग? और क्वेश्चन कोई पूछना है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जब क्लास दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगी तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो करना है। स्टूडेंट्स किसी का करवा कोई रहे हैं। क्वेश्चन? काफी है यहाँ तक। कल की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ आज के भी हैं, तो वो आप लोग कंप्लीट कर लें। और इंशाल्लाह फिर जो है ना वो हम कल, कल तो संडे है, कल अगर क्लास हुई तो आपको मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी। वरना हम फिर नेक्स्ट क्लास में पेपर नंबर 206 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले। जी जी, अभी आगे क्लासेस होंगी ना आपके, अभी पाकिस्तान अफेयर्स, ये आपकी फ्री क्लासेस हैं। तो इन फ्री क्लासेस में आपको पाकिस्तान अफेयर्स को कंप्लीट करवाएंगे। बाकी ये हमारा पास पेपर्स का सेशन है, इसमें डेली हम टेस्ट भी लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहता है तो वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका डेली बेस पे टेस्ट भी होता है। तो ये एक पास पेपर्स का सेशन है जिसमें हम आपको बाकी सारे जो हैं वो भी करवाएंगे। बाकी जितने आपके पेपर्स हैं 2019 से 24 तक, वो भी सारे कंप्लीट करवाएंगे। और इंशाल्लाह इस तरह से आपकी बहुत अच्छी जो है वो तैयारी हो जाएगी। क्लास वैसे एंड होने वाली है स्टूडेंट्स। चलें ठीक है, क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम जो है वो कल के क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।